लेट्स सी गाइज, अभी हम लोग जितना होगा थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं। सेकेंड यूनिट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब, जितने लोग आ गए ठीक है, वरना ऐसे वेट करेंगे तो रह ही जाएंगे, है ना। तो अभी हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करें, कंडीशन एंड वारंटी का। अब इसमें देखो, हाँ मतलब इसमें क्या है, कंडीशन और वारंटी क्या होती है, ये अगर आपने एक बार पढ़ा होगा। मतलब हम रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा मैं समझ रही हूँ कि आपने एक बार तो पढ़ा होगा एटलीस्ट, है ना। तो इसमें क्या है, कंडीशन और वारंटी होती है ना। कंडीशन जो है वो मेन एसेंस होता है, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना आप, उसको मेन एसेंस दिया जाता है कि कंडीशन होती है। और जो वारंटी होती है वो कोलैटरल होती है, मतलब उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और जो वारंटी होती है वो कोलैटरल होती है मेन पर्पस से। मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन वारंटी जो है वो एक कोलैटरल होती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ होती है, ठीक है। एंड अगर इसका ब्रीच किया तो रेपुटेशन हो सकता है, और इसका ब्रीच किया तो क्लेम, डैमेज क्लेम कर, मतलब इसका कंडीशन का ब्रीच हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है। मतलब जो पार्टी है, एग्रीड पार्टी है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती है, खत्म कर सकती है। लेकिन अगर वारंटी का ब्रीच हुआ तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है जो पार्टी है आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टिपुलेशन एज अ टाइम। स्टिपुलेशन एज अ टाइम क्या है कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज इन द कॉन्ट्रैक्ट, टाइम फॉर टाइम क्या है, टाइम फॉर पेमेंट इज नॉट कंसिडर एसेंशियल ऑफ द सेल्स सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। मतलब देखो, जब हम कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशन हमारा एसेंशियल है। लेकिन जब गुड्स को जैसे आपने पढ़ा होगा कि डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए, डिली अगर गुड्स, क्या कर रहे हो यार, प्लीज डोंट डू। देखो, जो जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारा वो इम्पोर्टेंट है। मतलब सेल्स, मतलब सेल कर रहे हैं तो अगर उसमें कंडीशन है तो गुड्स का डिलीवर होना इज अ कंडीशन, वो कंपलसरी है। लेकिन अगर पेमेंट जो है वो कंडीशन में नहीं आता है ना, वही है कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज इन द कॉन्ट्रैक्ट, टाइम फॉर पेमेंट इज नॉट कंसिडर एसेंशियल फॉर द सेल। मतलब कि ये बाद में भी हो सकता है, वो कोई एसेंशियल नहीं है। मतलब पे करना है बट ये एसेंशियल नहीं है कि आप उसी टाइम आपको पे करना है, ठीक है। हाउएवर द गुड्स मस्ट बी डिलीवर विदाउट डिले। गुड्स लेकिन डिलीवर विदाउट डिले होने चाहिए, ये कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेदर पेमेंट टाइम इज एसेंशियल डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टर्म। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आपका जैसे डिसाइडेड हुआ है वैसा आप कर सकते हो, लेकिन गुड्स का डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट, गुड्स की डिलीवरी ऑन टाइम होनी चाहिए, ठीक है। पेमेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है। द प्राइस में बी फिक्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और डिटरमाइन लेटर। मतलब कि हम प्राइस को कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर उसको बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं। स्पेसिफाइड द वे ऑफ स्पेसिफाई वे ऑफ टाइम ऑफ डिलीवरी यूजुअली कंसिडर एसेंशियल। मतलब कि जो जो टाइम ऑफ डिलीवरी होती है ना, यूजुअली हम उसको, वो इंपॉर्टेंट है, वो एसेंशियल है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। कंडीशन एंड वारंटी, अब देखो इसका थोड़ा सा वैसे बता रखा है, ब्रीफ में बता रखा है कि क्या चीजें हैं। तो व्हेन सेलिंग गुड्स एंड अ सेलर मे टेक स्टेटमेंट टू इंड्यूस द बायर। मतलब जो गुड्स सेल करते हैं, जो सेलर जो है वो स्टेटमेंट इंड्यूस, मतलब कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं। जैसे अब हम कुछ भी परचेज करने जाते हैं किसी भी शॉप पे, तो वहां के जो जो सेल करने वाले जो होते हैं लोग, वो हमें कहते हैं ना, मान लो कोई ड्रेस खरीदने जाओ तो वो लोग कितनी वो करते हैं कि वाह ये ड्रेस आप पे बहुत अच्छी लग रही है, ये सामान आपको तो ले ही लेना चाहिए, ये तो घर में बहुत यूज होता है, ये आप कुछ भी सामान परचेस करने जाओ तो वो लोग हमें इंड्यूस करते हैं कि हम वो सामान खरीद ले, है ना, वही लिखा है। सच स्टेटमेंट इफ इट नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो स्टेटमेंट जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वो तो चढ़ाते हैं ना मैं कि भाई ये खरीद लो, हाँ ये आपके घर में तो यूज होगी, ये तो सबके घर में होनी चाहिए, ये ले लो, ये लो, ऐसे बोलते हैं ना कि ये वो चीजें, बोल रहे कि ये जो है, ये सारी चीजें जो उस टाइम बोली जाती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होती हैं, हैव नो लीगल इफेक्ट। हाउएवर इफ दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द बायर रिलाइज ऑन देम द बिकम लीगली रेलिवेंट। मतलब अगर वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है तो वो रिलाई करेंगे और फिर वो लीगली रेलिवेंट होता है। बट जनरली, जनरली वो सारी चीजें, जैसे आप कोई भी ड्रेस खरीदने जाते हो, आप जब पहन के आते हो तो बोलते हो ना वाह दिस आप बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो आपके लिए ही है, बहुत बिल्कुल सूट कर रहा है, ये सारी चीजें जो बोलते हैं कि जब हम देखते हैं बोलते काम ये वाला वर्क हुआ है इस पे, तो वो सारी चीजें जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है जो सेल के टाइम पे बोली जाती है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि हाउएवर अगर आप मानते, अगर उस पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है तो वो बायर उस पर रिलाई करेगा तो लीगली वो रेलिवेंट हो सकता है, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को? टाइम नहीं है तो मैं आगे करती हूँ, ठीक है। वो 4:22 हो गए। द रिप्रेजेंटेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अफेक्टिंग इज, इट इज कॉल्ड अ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन इज वेरी इन इन इम्पोर्टेंस। मतलब क्या बोल रहा है
कि रिप्रेजेंटेशन जो भी दी जाती है हमें कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, जो भी चीजें बताई जाती है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, उसको हम बोलते हैं स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन जो है वो वेरी कर सकता है, स्टिपुलेशन वेरी इन इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग वो स्टिपुलेशन जो जी चीजें बताई जा रही हैं वो वेरी कर सकती हैं। सिग्निफिकेंट वन, सिग्निफिकेंस वन, वन आर द टर्म्स एट कंडीशन, मतलब उसमें एक कंडीशन जो है वो भी एक स्टिपुलेशन है। मतलब वो अगर एक कंडीशन बताएगी कि ये चीज होनी चाहिए तो वो भी एक कंडीशन है, वो भी एक स्टिपुलेशन है। द लेस सिग्निफिकेंट वन आर कॉल्ड वारंटी। देखो वारंटी, देखो ये तो हमें पता है ना कि कोई कंडीशन लगा दी तो कंडीशन का पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लेकिन वारंटी जो है, वारंटी एक कोलेटरल है, मतलब वो सपोर्ट कर रहा है कि अगर आपको मान लो वो चीज खराब हो गई, आपने खरीद ली, तो आप उसके लिए आप उसको बोलोगे कि भाई मेरी खराब हुआ तो मुझे इसकी रिपेयरिंग का कॉस्ट आप पे करोगे, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो आप, है ना। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को रिपीडिएट नहीं कर सकते हो आप, वो सारी चीजें कि मतलब ये लेस सिग्निफिकेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब देखो, ये तो पढ़ लिया यहाँ से कंडीशन। देखो कंडीशन एंड वारंटी, अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग द गुड्स मे बी कंडीशन और अ वारंटी। मतलब स्टिपुलेशन जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, स्टिपुलेशन क्या होता है, कोई भी चीजें जो बताई जाती हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी चीजें हमें एज अ बायर बताई जाती हैं सेलर के टर्म्स पे, तो वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन में हमारी कंडीशन भी आती है, वारंटी भी आती है, वही लिखा है स्टिपुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग गुड्स में भी कंडीशन और वारंटी। कंडीशन जो है वो एसेंशियल है, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, और मेन पर्पस के लिए इसका ब्रीच किया तो आपको रिपुडिएट हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पी वॉन्ट्स टू बाय अ कार फ्रॉम क्यू इन द माइलेज ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और क्यू पॉइंट्स टू बी से पॉइंट टू अ कार से दिस कार विल सूट यू, मतलब वो बोल रहा है कि हाँ ये कार आपको सूट करता है, पी बाय कर लेता है, लेटर डिस्कवर देर इसकी इसका जो माइलेज है वो सिर्फ 15 किलोमीटर पर आ रहा है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ। तो माइलेज आर एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्पस, तो इसके लिए उसने बताया था कि मेरे को 20 किलोमीटर वाला ही चाहिए, लेकिन उसने उसको 15 वाला दे दिया, और उसने क्या बोला कि ये तो सूट करेगा आपको, हाँ आपके अकॉर्डिंग है ये। तो ये आप अब जो है ये कंडीशन दी थी उसने कि 20 किलोमीटर पर आवर वाला चाहिए। अगर उसने उसको फुलफिल नहीं किया, मेन कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को हम जो बायर है वो खत्म कर सकता है। वारंटी, अब देखो वारंटी जो है कोलेटरल होती है मेन पर्पस से, मतलब वो मेन नहीं होती है, मतलब लेकिन वो जरूरी होती है उसको सपोर्ट करने के लिए। मेन पर्पस, ब्रीच अलाउ टू क्लेम डैमेजेस, नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करने का राइट नहीं होता है उनके पास, ठीक है। एवरी स्टिपुलेशन इज अ कंडीशन, आप लोग को समझ आ रहा है, एक बार बता दो गाइस। देखो आगे हम चलते हैं, आप ये बोल रहे हैं वेयर द स्टिपुलेशन एज अ कंडीशन और वारंटी डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन बोलते हैं ना कि हम कैसे उस कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, है ना। तो स्टिपुलेशन ऑफ द कंडीशन है या वारंटी है वो डिपेंड करता है इंटरप्रिटेशन पे। कंडीशन मे बी स्टिल टर्म्स एज अ वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कंडीशन है वो वारंटी की तरह देखी जा सकती है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल है, राम कंसल्ट करता है श्याम को कार डीलर फॉर अ टूरिंग कार, टूरिंग कार के लिए उसको वो कार, मतलब राम कंसल्ट करता है श्याम को कि एक उसको कार डीलर है फॉर अ टूरिंग कार, श्याम रिकमेंड करता है मारुति, विच राम बाय, राम उसको खरीद लेता है, ठीक है। मतलब श्याम से पूछता है भाई मैं कौन सी कार लूं, तो वो बोलता है, फिर वो रिकमेंड करता है मारुति, तो राम उसको खरीद लेता है। और कार जो है वो अनफिट फॉर द टूर, वो टूरिंग के लिए होती ही नहीं है, ठीक है। वॉयलेट द की कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, तो राम जो है वो रिजेक्ट कर सकता है कार एंड क्लेम कर सकता है रिफंड, ठीक है, क्योंकि मेन उसका था कि मुझे टूरिंग के लिए चाहिए, अब वो कार उसको सूट ही नहीं कर रही उस पर्पस के लिए, तो वो कंडीशन का ब्रीच हुआ ना, तो वो तो फिर हम रेपुडिएट कर सकते हैं। और देखो इसमें एक और चीज बताई हुई एग्जाम्पल, इफ राम बाय अ न्यू मारुति कार विद 1 year मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट गारंटीड, द हॉर्न फेल एंड द आफ्टर 6 months it कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, मैन्युफैक्चर मतलब आप छः, मतलब उसने खरीदा और उस टाइम कुछ नहीं किया, 6 महीने बाद उसका कुछ मान लो डैमेज हुआ कार में, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, वो या तो उनको बोले कि भाई तुम ही लगा दो कार, डील कार जहां से परचेज किया था, है ना।
या तो उनको बोले कि खुद लगा दो, या फिर ये कर सकता है कि भाई उनको जो जो उन जहां से भी बाहर से लगवा ले, एंड उससे उनसे वो ले ले, पैसे ले ले, डैमेज क्लेम करवा ले, है ना। वो सारी चीजें, तो ये वारंटी का एग्जाम्पल था, और ये हमारा कंडीशन का एग्जाम्पल था। गेट इट? सॉरी गाइस। व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कंडीशन को कौन से टर्म्स, कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम जो कंडीशन है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको भी हम वारंटी समझ लेते हैं, कब? अब ये सारी चीजें हैं, चार पांच एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको। इन सब चीजों में हम कंडीशन को भी वारंटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं हम लोग। स्पेसिफिक केस वेयर द ब्रीच वेयर द ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, लिमिटेड टू द बायर टू क्लेम डैमेज ओनली विदाउट रिसिंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। रिसिंडिंग मतलब कि इसको, रिसिंडिंग आपने पढ़ा होगा, मतलब उसको कैंसिल करना, विदाउट, उसको डैमेज ले सकते हैं हम उसको रिसिंड नहीं कर सकते, मतलब कैंसिल नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। अब ये चार चीजें हैं, इसमें नहीं कर सकते। कब? वेवर बाय द बायर, पार्टी मे बी हिज ओन बेनिफिट वेव अ स्टिपुलेशन एंड शो वॉलेंट्री वेव, मतलब कि बायर नहीं बोल दिया ठीक है यार, कंडीशन पूरा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम मुझे इसका डैमेज दे दो, मतलब जो मेरे को नुकसान हुआ वो दे दो, तो वेवर हो गया। अब वो बायर ही कह रहा है, तो फिर अब वो जो दोनों खुद ही टर्म्स पे एग्री कर रहे हैं, तो फिर तो लॉ कहता है ठीक है भाई, तुम्हें अगर एग्री हो तो कर लो। वेवर ऑफ द वेवर बाय बायर, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर है इलेक्शन और टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, देखो व्हेन बायर चूज टू क्लेम डैमेज इंस्टीड ऑफ रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये भी वही है, वेवर में क्या था कि उसने माफ कर दिया, उसने मना कर, उसने बोल दिया वेव करो उसको, मतलब जाने दिया। तो ये वही था, पार्टी में इट्स ओन बेनिफिट, उसको ओन बेनिफिट मतलब बायर के बेनिफिट के लिए वेव कर दिया वो स्टिपुलेशन, मतलब उसको लग रहा है ठीक है यार, मेरा फायदा है, अगर ये कंडीशन नहीं भी है तो कोई बात नहीं, उसने बाय वेव कर दिया, वॉलेंटरी वेव, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? वेवर बाय बायर, बायर ने उस कंडीशन को जाने दिया, ठीक है। इलेक्शन टू बी ट्रीटेड एज अ वारंटी कब है? अब इसमें ये वाला है कि उसने चूज किया कि चलो तू मुझे डैमेज दे दे, मैं केस नहीं करूंगा, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसका? ये इलेक्शन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। इसमें क्या है? ए एग्री टू सप्लाई बी 10 बैग्स ऑफ फर्स्ट क्वालिटी शुगर ऑफ, मतलब जो कि 625 रुपए पर बैग थे, बट डिलीवर कर देता है सेकेंड क्वालिटी, मतलब 600 रुपए पर बैग। बी जो है रिजेक्ट कर देता है गुड्स एक्सेप्ट टू क्लेम डैमेज, मतलब ये बोलता है बी कैन रिजेक्ट द गुड्स और एक्सेप्ट और क्लेम द डैमेजेस, मतलब बोल रहा है कि या तो बी ये करे कि 600 वाले जो भी उसको 10 बैग्स आए थे, या तो उसको रेपुडिएट कर दे, उसको बोले कि भाई ये ले जा, मुझे चाहिए ही नहीं। या तो वो बोल सकता है कि जो एक्स्ट्रा 25 रुपए उसने दिए हैं, वो तू मुझे दोबारा रिटर्न कर दे, ये बैग सही रहने दे, तो ये हो सकता है ना। तो वो है, ये वो वाला कंडीशन है। नॉन सर्वेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये कौन सा है? मतलब कि सर्व ही नहीं कर सकते, देखो। देखो, इफ द बायर एक्सेप्ट द पार्ट और होल ऑफ द गुड्स, एग्जाम्पल मिक्स बासमती एंड लो क्वालिटी राइस। अब इसमें तो ये सेपरेट ही नहीं कर सकते कि भाई अब उसमें जो राइस है वो मिक्स है, अब उसमें कौन से वो हैं, अब उसमें भी नहीं कर सकते। तो इफ द बायर एक्सेप्ट द पार्ट और होल ऑफ द गुड्स, अगर एक्सेप्ट कर लिया उसने, तो फिर नहीं कर सकते, मतलब सारी चीजें देखो बायर के ऊपर है, बायर ने एक्सेप्ट कर लिया तो वेल एंड गुड, ठीक है। एक्सक्यूज्ड बाय लॉ व्हेन द परफॉर्मेंस इज एक्सक्यूज ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी और अदर लीगल रीजन, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से उसको रेपुडिएट करना पॉसिबल नहीं है, इसका एग्जाम्पल तो नहीं दिया है। देखो, कोई भी ऐसा कंडीशन हो गया जिसकी वजह से इम्पॉसिबिलिटी हो गई, या कोई लीगल रीजन है जिसकी वजह से हम रेपुडिएट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली हमारे पास सेकंड ऑप्शन डैमेज लेने का ही है, तो डैमेज ले लेगा बायर, ठीक है। बायर के परस्पेक्टिव से हमने ये चार चीजें पढ़ी, ठीक है। क्या क्या था? वेवर बाय बायर, इलेक्शन एज टू ट्रीटेड एज अ वारंटी, नॉन सर्वेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि बायर ने उसको पार्ट ऑफ द गुड्स एक्सेप्ट कर लिए या फुल गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम? अब मिक्स था, अब उसमें से चुन चुन के तो वो अलग करेगा नहीं, है ना उसको। और एक्सक्यूज बाय लॉ, एक्सक्यूज बाय लॉ मतलब कि कोई इम्पॉसिबिलिटी हो गई कि उसको हम कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर ही नहीं सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट एक बार मतलब हो गया, मतलब हो गया, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या है वारंटी एंड कंडीशन में, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखो।
कोल्ड है गाइस, सॉरी। देखो, मीनिंग क्या है इसका? कंडीशन इज टू बी स्टिपुलेशन एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमने पढ़ा ना कि कंडीशन जो है वो मेन स्टिपुलेशन है, वारंटी जब मेन स्टिपुलेशन नहीं है वो कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। और क्या है? राइट इन द केस ऑफ ब्रीच। राइट क्या है? ब्रीच के केस में ब्रीच कर दिया तो इसमें हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाएगा। अब वो क्लेम कर सकता है डैमेज, और बोथ ऑफ द केस ब्रीच ऑफ द कंडीशन में दोनों कर सकता है, लेकिन इसमें वो सिर्फ डैमेज ले सकता है ब्रीच ऑफ द वारंटी में। कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, लेकिन वारंटी का ब्रीच कभी भी कंडीशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अभी हमने पढ़ा ना कि कंडीशन अगर ब्रीच होता है तो हम उसको इन 4 केसेस में ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं, लेकिन कभी वारंटी का ब्रीच कंडीशन में नहीं कन्वर्ट हो सकता ना, वो बता रहा है। ठीक है, तीन डिफरेंस अभी हमने पढ़ लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। एक्सप्रेस होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस, वो कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, वैसे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी क्या है? कंडीशन एंड वारंटी, ये तो हमें हमने पढ़ा कि ये एक्सप्रेस हो सकता है, और ये एक्सप्रेस एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि बताया हुआ है, एक्सप्रेस करके बताया हुआ है कि भाई ये सारी चीजों नहीं। इम्प्लाइड में नॉट एक्सप्रेस प्रोवाइडेड बट इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ। इम्प्लाइड में क्या हो सकता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, लेकिन ये अज्यूम करते हैं कि लॉ के हिसाब से ये चीज तो मैंडेटरी है, ऐसा। ठीक है। एक्सप्रेस कंडीशंस क्या है? टर्म्स एग्रीड अपॉन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या बोल रहा है कि जब टर्म्स एग्रीड अपॉन एंड एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो एक्सप्रेस कंडीशन है वो एक्सप्लिसिटली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड है ना। इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? प्रिज्यूम किया गया है, प्रिज्यूम बाय लॉ कि ये तो होगा ही होगा, है ना। एग्जिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगेट और वेव्ड बाय द एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ठीक है। मतलब अनलेस नेगेट और वेव्ड बाय द एक्सप्रेस एग्रीमेंट, मतलब कि स्पेसिफिकली उसको हटाया गया है, नेगेट किया गया है, या फिर वेव किया गया है उसको, तो फिर वो नहीं माना जाएगा। वरना उसको प्रिज्यूम करते हैं कि ये तो होगा ही होगा। स्पेसिफिकली हमने उसको लिख के हटाया है कि भाई ये चीज नहीं है, ऐसा अज्यूम मत करना, तो फिर वो नहीं होगा। वरना जनरली हम प्रिज्यूम करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट में है, इम्प्लाइड कंडीशन में। ठीक है। अब एक बार आप लोग बता दो, मुझे समझ आ रहा है ना? सॉरी गाइस। हम्म। अभी आई थिंक ये ना वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं दोबारा एक लिंक भेज दूंगी, तो ज्वाइन कर लेना आप लोग। आई थिंक 40 मिनट का ही होता है इसमें, तो वो हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे पढ़ते हैं हम। आगे क्या बोला है? इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अप्लाई अनलेस द कॉन्ट्ररी इंटेंशन इज शोन टू दीज इंक्लूड्स। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इम्प्लाइड कंडीशन, जो इम्प्लाइड मतलब अज्यूम कर रहे हैं हम कि सेल, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन इज शोन। कॉन्ट्ररी इंटेंशन की वो चाह ही नहीं रहे हो, अलग इंटेंशन दिखा रहे हो आप उससे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारी चीजें, लेकिन आप इंटेंशन ही अलग दिखा रहे हो। तो इम्प्लाइड कंडीशन में क्या है? कंडीशन एज अ, इम्प्लाइड कंडीशन में क्या है? कंडीशन एज अ टाइटल। अभी हम ये सारी चीजों का डेफिने अंदर वो पढ़ेंगे। अभी हम पहले एक ऊपर से वो पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें इम्प्लाइड कंडीशन में आती हैं। देखो, कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय सैंपल, कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस, ये सारी चीजें हैं। सेल एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज पर डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज सेम बाय डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। ठीक है। अब इसका एक एक हम पढ़ते हैं, अभी तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, अभी हम एक एक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से सब समझ आएगा। बट ये याद रखना, देखो कभी भी हम लॉ पढ़ते हैं ना, तो आपको मान लो ये 6 पॉइंट्स बताए गए हैं, 5-6 पॉइंट्स, वो इसमें ये ध्यान रखना कि ये था किसका? इम्प्लाइड कंडीशन का। ठीक है। अब इम्प्लाइड कंडीशन का हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब इसमें देखो क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल इन सेल, सेलर मस्ट हैव राइट टू सेल द गुड्स। जो सेलर है उसके पास राइट टू सेल होना चाहिए, मतलब उसके पास प्रॉपर टाइटल होना चाहिए। टाइटल मतलब गुड्स का ओनरशिप उसके पास, टाइटल, गुड टाइटल उसके पास होनी चाहिए। हमने पढ़ा है ना कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर आपके पास गुड टाइटल हो तभी आप गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकते हो किसी को, है ना। तो वही है। इन द एग्रीमेंट टू सेल द सेलर हैव अ राइट टू सेल व्हेन द प्रॉपर्टी इज पास। मतलब कि एग्रीमेंट टू सेल में भी सेलर के पास हैव अ राइट टू सेल द गुड्स व्हेन द प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी पास होगी उस टाइम आपके पास राइट टू सेल होना चाहिए। और सेल के केस में सेलर मस्ट हैव अ राइट टू सेल द गुड्स, उस टाइम टाइटल होना चाहिए। समझ गए? मतलब आपके पास गुड टाइटल होगा तभी आप ट्रांसफर कर पाओगे, तो आपके पास राइट टू सेल होना चाहिए। कभी भी सेल के केस
में इमीडिएटली, और एग्रीमेंट टू सेल के केस में जब भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे आपके पास गुड टाइटल आपका खुद का होना चाहिए सेलर के पास। इन एसेंस देखो, इन एसेंस द सेलर मस्ट हैव ओनरशिप ऑफ द गुड्स, द गुड्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। इफ द टाइटल इज डिफेक्टिव द बायर मस्ट रिटर्न द गुड्स और रिकवर फॉर द प्राइस। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारे उसके पास ओनरशिप ही नहीं है टाइम ऑफ ट्रांसफर के, या टाइटल ही उसका डिफेक्टिव है, तो फिर जो बायर है वो रिटर्न कर देगा गुड्स या रिकवरी कर सकता है प्राइस का। ठीक है, अभी एग्जाम्पल मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आप लोग एक बार पढ़ लेना, बहुत ईजी है। अब देखो, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, अभी हमने एक पढ़ा क्या, टाइटल वाला ना, ये वाला कंडीशन एज टू टाइटल। सेकेंड है हमारे पास सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन में क्या है कि इन सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स मस्ट बी मैच विद द गुड्स मस्ट बी। देखो इसमें क्या है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन में क्या है कि सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट दैट गुड मस्ट बी मैच विद द डिस्क्रिप्शन। जो भी गुड्स है हमारे वो डिस्क्रिप्शन से मैच होने चाहिए। ठीक है, और मतलब देखो, अब जैसे आप कोई भी सामान परचेज कर, सोप परचेज करके लाते हैं, तो उसमें अगर लिखा है कि पियर्स का साबुन है तो अंदर भी पियर्स का साबुन होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए गुड्स, है ना। तो प्रिंसिपल मीन्स द इफ यू आर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, जो हमारे वो होते हैं, मान लो वो मटर बोलते हैं ना, इफ यू कैन नॉट रिक्वायर टू बायर एक्सेप्ट द बीन्स, मतलब कि अगर आप उसको मटर बेच रहे हो तो उसको बीन्स मतलब दिखा रहे हो मटर और बेच रहे हो बीन्स, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। बायर इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू एक्सेप्ट और पे फॉर द गुड्स, मतलब वही बोल रहा है कि जो आपने बताया है, आप बोल रहे हो पियर्स का साबुन है तो पियर्स का साबुन अगर दिखा रहे हो आप उसको, तो अंदर भी पियर्स ही होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, नॉट कन्फर्म टू एग्री फॉर द डिस्क्रिप्शन, अगर डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा है तो वो रेपुडिएट कर देगा को आपका कॉन्ट्रैक्ट, वो कहेगा मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, द की क्वेश्चन इज वेदर द बायर रिलाइड ऑन द, देखो मैं ऐसा नहीं कर रही कि मैं आपको सिर्फ मतलब ऐसे बताती जाऊँ कहानी की तरह, मैं एक एक लाइन पढ़ के बता रही हूँ आपको, कि ऐसा ना लगे कि कुछ मिस हो रहा है, आपने आपको मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, एक बार मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को कि ये समझ आए आप लोगों को। ठीक है, सब मतलब एक बार पढ़ रहे हैं हम, फिर उसका मतलब भी समझ रहे हैं, तो वो आराम से आपको समझ आएगा अच्छे से। फिर आप एक बार खुद से पढ़ोगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब एक एक यूनिट प्रॉपर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, द की क्वेश्चन इज वेदर द बायर, और हम बीच बीच में ऐसे वो भी नहीं कर रहे कि जोक वो, आई थिंक उससे बेकार में टाइम वेस्ट होगा, तो ठीक है। देखो, की क्वेश्चन इज वेदर द बायर, आप लोगों में से किसी का रिजल्ट है क्या अभी, कितने लोग हैं हम लोग। हम्म, चलो गाइज, मेरा है मेरा अभी फर्स्ट ग्रुप रहता है एज यू नो, तो मेरा रिजल्ट है अभी, देखते हैं क्या होता है। सी, आई थिंक ये बंद हो जाएगा, 40 हो गए। सेल बाय डिस्क्रिप्शन हम लोग अभी मैं दोबारा सेशन भेज दूंगी आपको, क्योंकि ये तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, आई थिंक ये खत्म हो जाएगा अभी। ठीक है, 40 हो गए हैं आई थिंक। ठीक है, जब तक हो रहा है हम पढ़ते हैं, वरना हम अभी मैं तुम्हें दोबारा लिंक भेज दूंगी ग्रुप में, दोबारा से आप लोग ज्वाइन कर लेना, प्लीज जाना मत। ठीक है, इन द सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन इम्प्लाइड होता है कि आपका डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए, ये हमने पढ़ लिया था। की क्वेश्चन वेदर द बायर रिलाइड ऑन द डिस्क्रिप्शन टू आइडेंटिफाई द गुड्स, मतलब कि जो बायर है वो डिस्क्रिप्शन पे रिलाई करता है कि भाई जो लिखा है वही गुड्स मुझे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन जो है वो एसेंशियल है। अब देखो एग्जाम में आपको ये वर्ड लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन इज एसेंशियल। ठीक है, एंड द गुड्स डू नॉट मैच इट्स कॉन्स्टिट्यूट द ब्रीच ऑफ द कंडीशन, डिस्क्रिप्शन जो है वो कंडीशन है कि डिस्क्रिप्शन पे जो लिखा है वही मिलेगा। अलाउ द बायर टू रिजेक्ट द गुड्स एंड द कंडीशन इज फंडामेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इंपॉर्टेंट है। ब्रीच एंटाइटल रिजेक्शन एंड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द बायर कुड बी इंस्पेक्ट द गुड्स, रिगार्डलेस वेदर द बायर कुड इंस्पेक्ट, मतलब मान लो ऐसा बोल सकता है ना कि आपको क्या किया, कि आपको आपने कहा कि मुझे ये पियर्स साबुन चाहिए, उसने कहा ठीक है, पियर्स निकाल के दे दिया आपने उस टाइम, जब वो अब खरीदने से पहले आपने चेक किया कि हाँ यही है, आपने बोला कि ठीक है मेरे घर भिजवा देना, मतलब आप इंस्पेक्ट करके गए बट आपके घर पे कुछ और डिलीवरी हो गई, तो वो कह रहा है कि वेदर इंस्पेक्ट किया या नहीं किया, आपको अगर गुड्स गलत डिलीवर हुए हैं तो आप उसके लिए रेपुडिएट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, बायर को थोड़ी सी प्रिविलेज दी गई है यहाँ की, मान लो अब ऐसा, अब देखो बायर की तो गलती नहीं है ना, अब दिखा दिया कुछ भेज दिया कुछ, तो उसमें बायर की क्या गलती है ना। तो सेलर को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, वही है।
A at Kolkata sale to B 12 bags of waste silk, and the way from the क्या है मुर्शिदाबाद to Kolkata implied condition silk shall be such as known as the market waste silk. If it is not, we can reject the goods. ठीक है, वो रिजेक्ट कर सकता है अगर वो जो उसने जो वेस्ट सिल्क थे वो नहीं आता है उसको। तो और ये एग्जाम्पल है, आप ये पढ़ लेना। अब हम देखते हैं ये वाला। देखो, ये जो एक्ट है हमारा वो डिस्क्रिप्शन को डिफाइन नहीं करता है। डिस्क्रिप्शन को डिफाइन नहीं करता है तो क्या है, इट मे रेफर टू द क्लास और काइंड ऑफ गुड्स, जैसे इजिप्शियन कॉटन और जावा शुगर। ये सारी चीजें मतलब वो हो गया ना, एक एक स्पेसिफाई कर रहा है डिस्क्रिप्शन को कि कौन सी क्लास का होना चाहिए, काइंड ऑफ गुड्स कैसा होना चाहिए। मतलब कि क्लास मतलब होता है ना कि जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसकी कैटेगरीज होती हैं कि ये बहुत अच्छा है तो थोड़ा प्राइस अप होगा, फिर उससे कम होगा तो क्वालिटी कम होगी तो उससे थोड़ा सा कम होगा, तो वैसे बता रखा है इन्होंने। ठीक है। इट मे इंक्लूड द कैरेक्टरिस्टिक एसेंशियल फॉर द आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक जो है उसका एसेंशियल फॉर द आइडेंटिफिकेशन, जैसे जूट बेल्स ऑफ द स्पेसिफाइड शिपमेंट, स्टील इन द स्पेसिफिक डायमेंशन। स्टील जो है उसका स्पेसिफिक डायमेंशन होता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक को वो कर रहा है। उसकी थिकनेस, ये सारी चीजें जो हैं वो सारी, मतलब पतला होगा तो वो बिल्कुल ऐसे वो होगा, मतलब अजीब सा लगता है ना वो होता रहता है। तो वो बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक एसेंशियल है फॉर आइडेंटिफिकेशन। उसके जो कैरेक्टर है, जो मेन चीज बताई गई है वो होने चाहिए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो है ये हमारे लॉ में नहीं बताया, उसमें नहीं बताया गया है, एक्ट में डिफाइन नहीं है, बट ये सारी चीजें इन्होंने फिर भी बताई है कि ये सारी तुम डिस्क्रिप्शन को ऐसे जान सकते हो। डिस्क्रिप्शन ऑफन इन्वॉल्व द स्टेटमेंट अबाउट द गुड्स आइडेंटिटी सच एज द ओरिजिन और पैकेज। मतलब देखो, अब कोई भी सामान उठाओगे ना अपने घर में, जो भी आया होगा कोई भी सामान, उसमें लिखा होगा कि कहाँ पे ये कौन मार्केटिंग कर रहा है, कौन इसको बना रहा है, कहाँ पे ये बन रहा है, कहाँ पे इसकी पैकेजिंग हो रही है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती है। तो वो उसकी आइडेंटिटी होती है उस गुड्स की, है ना। बिना डिस्क्रिप्शन के मान लो आप गए दुकान पे तो अंकल ने सिर्फ सोप निकाल के आपको दे दिया, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा ना कि भाई ये सोप मैं कैसे मान लूं ये ओरिजिनल है। उसपे जो वो सारी वो उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है। उसपे लिखा होता है कि वो आई उससे जो ब्रांड है उसका उसका लोगो होता है, वो सारी चीजें होती है, तो हमें पता चलता है कि हाँ हम सही गुड्स परचेज करके ले जा रहे हैं। ठीक है। सॉरी, सॉरी गाइस, सॉरी। देखो, अब हम पढ़ रहे हैं ये सेल बाय सैंपल। मतलब सेल बाय सैंपल का अगर नॉर्मल अगर एक लेमन में बताऊं मैं, तो सेल बाय सैंपल क्या होता है, मान लो आप चावल खरीदने जाओ गए, आपको 1 किलो चावल चाहिए, तो आपने क्या किया, थोड़ा सा सैंपल देखा, कहा हाँ अंकल हाँ यही वाला गुड्स चाहिए हमें, ये 10 केजी, 10 केजी कह रही हूँ, 10 पैकेट्स हमारे घर भिजवा देना। ठीक है। अब आपने तो सैंपल देख के बैग से उठाए ना, तो अगर वो सैंपल वो नहीं आते हैं तो आप रेपिडिएट कर सकते हो, वो चीज बताएगी ये देखो। The sale by sample it's implied condition that bulk shall be matched with the sample of the quality। आपके 10 बैग्स जो डिलीवर हो रहे हैं वो मैच होने चाहिए सैंपल से। द बायर हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द बल्क विद द सैंपल। मतलब उसको रीजनेबल, अगर वो चाहे कि वो 10 बैग के भी थोड़े से निकाल के देख सकता है तो वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है, वो कर सकता है। गुड सेल बी फ्री फ्रॉम द लेटेंट डिफेक्ट। लेटेंट डिफेक्ट मतलब कि जो दिख रहा है, मतलब अब एपरेंट है। हिडन डिफेक्ट नॉट एपरेंट अपॉन द रीजनेबल एग्जामिनेशन। मतलब सॉरी, क्या बोल रहा है कि गुड शेल बी फ्री फ्रॉम द लेटेंट डिफेक्ट, हिडन डिफेक्ट विच नॉट एपरेंट फ्रॉम द रीजनेबल एग्जामिनेशन। मतलब क्या बोल रहा है कि वो दिख नहीं रहा है, वो हिडन है। वो डिफेक्ट जब आप यूज करोगे या तो आपको पता चलेगा। इफ लेटेंट डिफेक्ट एग्जिस्ट द बायर में अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर लेटेंट डिफेक्ट उसको बाद में पता चलता है तो वो अवॉइड कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है। सेल बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन। अब ये देखो, इसमें क्या है, सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन में क्या है कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन बल्क मस्ट बी मैच विद द बोथ। सेल बाय सैंपल, अब उस ऊपर वाला क्या था, सेल बाय सैंपल, अब ये सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। आपको जो सैंपल दिखाया गया और जो आपको डिस्क्रिप्शन